हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को स्टार्ट करने वाले हैं। और फर्स्ट टॉपिक आज हमारा रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को स्टडी करेंगे एडवांस लेक्चर्स में। इसके बाद हम कैपेसिटेंस को भी पढ़ेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, IIT, नीट सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से। सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेज में। 11th क्लास में भी आपने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। मैकेनिकल एनर्जी का एक पार्ट होता है। मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को आप अच्छी तरह से जानते हैं, 12 mv² होती है ना। अगर m बॉडी, किसी का मास m है, किसी बॉडी का मास, और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 12 mv² होती है। मोशन की वजह से होती है ये। किस वजह से होती है? ड्यू टू मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है मोशन में है, उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है सिंपल 12 mv²। नेक्स्ट पार्ट है इसका मैकेनिकल एनर्जी का सेकंड पार्ट, पोटेंशियल एनर्जी। ये किस वजह से होती है? जनरली आप इसको mgh पढ़ते आए हो। कोई भी m मास की एक बॉडी है जो अर्थ सरफेस से हम h हाइट तक उसे ले जाते हैं तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो mgh होती है। ये आप अच्छी तरह से पढ़ते आए हो। ये होती किस वजह से है? ये होती है बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन या फिर ड्यू टू पोजीशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पेशल पोजीशन होती है उस पोजीशन की वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। साथ में कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स भी वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, केवल पोजीशन की वजह से ही नहीं, है ना। ऐसे तो एक मेज है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम इसको यहाँ से स्लाइड करके और यहाँ पहुँचा दें, है ना, तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी आती है? इसमें नहीं आती, है ना। इसीलिए पोजीशन की वजह से ही नहीं, ओनली इसमें कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले ड्यू टू पोजीशन के लिए हम पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से आती है। और जो हम पढ़ते आए हैं अभी तक, एक अर्थ के केस से हम पढ़ते आए हैं, है ना। अर्थ है और अर्थ के सरफेस पर यहाँ एक बॉल रखी हुई है। बॉल मान लेते हैं, इसका मास m है। इसको हम h हाइट तक ले जाते हैं। इस बॉल को हम h हाइट तक ले जाते हैं, यहाँ से लिफ्ट करके h हाइट तक हम इसे ले गए। और h हाइट तक ले जाने के बाद हम इसको छोड़ दें यहाँ से, तो ये नीचे आती है और हमें एक काइनेटिक एनर्जी मिलती है ना। इस बॉल को हम h हाइट तक ले गए, फिर हमने इसको रिलीज कर दिया तो एक हमें वर्क मिलेगा। यहाँ पर कुछ भी हम यहाँ नीचे रखेंगे, सपोज हमने कोई भी यहाँ पे पत्थर रखा या कुछ भी रखा, अगर ये लोहे की बॉल है तो वो पत्थर को हिट करेगी किसी एनर्जी के साथ, मतलब ये काम करेगी। ये जो बॉल है एक वर्क देगी हमको, एक एनर्जी देगी। तो ये वर्क आया कहाँ से? इस बॉल में। तो हम इसके लिए बताते हैं जनरली कि जब हम इसे लिफ्ट करके ऊपर ले जाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं हम, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो उस फोर्स को जब हम अप्लाई करते हैं तो इसके अगेंस्ट एक और हमें फोर्स मिलता है, ग्रेविटी का जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इस ऑब्जेक्ट का मास है, मास की वजह से जो वेट है mg। तो mg जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके अगेंस्ट हम यहाँ वर्क करते हैं और इसके अगेंस्ट वर्क करके हम इसे h हाइट तक ले जाते हैं। वहाँ से फिर हम इसे छोड़ते हैं तो वही वर्क हमको वापस मिल जाता है। इट मीन्स जितना हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने में वर्क डन किया, वही वर्क इसमें स्टोर हो जाता है या फिर लिंक हो जाता है या फिर कहें हम एसोसिएट हो जाता है इस ऑब्जेक्ट के साथ। क्यों हो जाता है? क्योंकि फील्ड में एक फोर्स है जो हमें दिख नहीं रहा, जो ग्रेविटी का जो फोर्स है वो दिखता नहीं है, कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स होता है। इसकी भी बात करेंगे हम, कंजर्वेटिव कैसे होता है। लेकिन उस फोर्स के अगेंस्ट हमने वर्क किया, वो वर्क स्टोर हुआ इस बॉल में, तो यहां से ये वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। तो हमें वर्क मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं अगर इसी बॉल को हम यहां से थोड़ा सा स्लाइड करके यहां रख दें, इसी अर्थ के सरफेस पे थोड़ा सा स्लाइड किया और यहाँ हम इसने पहुँचा दिया हमने इसको, क्या अब ये वापस लौट के यहाँ आ जाएगी बॉल? नहीं आएगी, है ना। यहाँ से हमने इसे स्लाइड करके यहाँ रखा तो ये यहीं रहेगी। लेकिन इस केस में क्या हुआ था, h हाइट तक हम इसे ले गए तो ये वापस यहाँ आ गई, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कब आती है? जब फील्ड में कोई फोर्स हो जो हमें दिखता नहीं है। फील्ड फोर्स जो होता है, जैसे यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फील्ड फोर्स नहीं है, इस वजह से ये वापस
अपनी जगह नहीं आई, कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स फील्ड में नहीं है। यहाँ फील्ड में एक रिस्टोरिंग फोर्स था जो इसे वापस यहाँ लेके आ गया, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कब आती है एक्शन में? जब फील्ड में कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा, तभी पोटेंशियल एनर्जी एक्शन में आती है। अच्छा, mgh की जो हम बात करते हैं वो कैसे होता है? ये mgh जो h हाइट तक हम इस ऑब्जेक्ट को उठा के ले जाएं या बॉल को उठा के ले जाएं, तो जो हमें वर्क डन करते हैं हम एक्सटर्नल फोर्स से हम इसे उठा के ले जाएंगे, हम ही ले जाएंगे इसे ऊपर, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। वर्क डन क्या होता है? F डॉट डी, ओके। F एक्सटर्नल और H दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं F एक्सटर्नल डॉट H। एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री का है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। तो ये कितना हो जाएगा? F एक्सटर्नल H और cos 0 डिग्री मीन्स F एक्सटर्नल जितना फोर्स लगाया और H, ओके। अब F एक्सटर्नल को तो हम जानते नहीं है भाई हमने कितना फोर्स लगाया, पर हम ग्रेविटी वाले फोर्स को जरूर जानते हैं जो इसके अपोजिट में काम कर रहा है। इस बॉल को हमें h हाइट तक ले जाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? हमें इस mg से थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगा देंगे, क्योंकि इस बॉल का वेट कितना है? mg है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हम अपवर्ड डायरेक्शन में भी अगर mg से थोड़ा सा बड़ा फोर्स लगा दें, mg से थोड़ा सा ज़्यादा माइनर बड़ा करना है फोर्स को, और लगा दें हम अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये बॉल h हाइट तक हम इसे ले जा सकते हैं, और भी ऊपर तक हम जहां भी ले जाना चाहें ले जा सकते हैं उसी कांस्टेंट फोर्स से, ठीक है। तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जितना ग्रेविटी का डाउनवर्ड फोर्स है, ओके। लेकिन हम साथ में जब इसे ले जाएंगे थोड़ा सा माइनर बड़ा फोर्स लगाएंगे, तो नेट फोर्स क्या माना जाएगा इस बॉल पे? 0। जितना अपवर्ड फोर्स F एक्सटर्नल लगाएंगे उतना ही mg है, इतना ही mg से थोड़ा सा ज़्यादा, mg से थोड़ा सा बड़ा फोर्स हम यही इतना ही लगाएंगे, थोड़ा सा बड़ा, लेकिन नेट फोर्स 0 ही माना जाएगा इस बॉल पे। फिर भी ये बॉल लिफ्ट हो जाएगी जितनी हाइट तक हम इसे ले जाना चाहें। नेट फोर्स 0 माना जाएगा, एक्सीलरेशन 0 होगा, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन 0 होगा। काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो जब हम इस बॉल को लिफ्ट करके ले जाएंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक भी हम इसे ले जाएंगे तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही हम इसे ले जाएंगे। इसकी भी अभी हम बात करेंगे कि क्यों ले जाएंगे कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब इतना तो हमने बता ही दिया कि नेट फोर्स 0 है, इस वजह से कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो एक्सीलरेशन 0 रहता है। तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? F एक्सटर्नल कितना है? mg। mg इतना ही फोर्स लगाना है हमें, mg के बराबर थोड़ा सा ज़्यादा। अगर इस बॉडी का वेट 10 न्यूटन फोर्स के बराबर है तो 10.0000001 न्यूटन अगर हम फोर्स लगा दें तो ये बॉल यहाँ से लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो F एक्सटर्नल भी कितना लगाना है हमें? जितना इसका वेट है, mg। तो कितना हमने एक्सटर्नल वर्क डन किया? एक्सटर्नल फोर्स जो F है, F एक्सटर्नल है, इसने कितना वर्क डन किया? mgh। यही वर्क डन इस बॉडी में या इस बॉल में स्टोर था, जो कि वापस होने पे रिलीज कर देता है। कैसे रिलीज कर देता है वापस होने पे? जब ये बॉल नीचे आएगी तो कौन सा वर्क काम करेगा? इंटरनल वर्क डन होगा। फोर्स कौन सा काम करेगा? ग्रेविटी का फोर्स अपने आप इसे वापस ले आएगा। तो इंटरनल जो वर्क डन होगा, जो इंटरनल फोर्स है, कौन सा फोर्स है इंटरनल फोर्स? ग्रेविटी का फोर्स। ये कितना वर्क डन करेगा? F। इंटरनल फोर्स वही लेते हैं Fg। अब तो H भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा जब ये वापस आएगी, और फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये cos 0 होगा। उसको डायरेक्ट मैंने यहाँ यूज कर लिया है, cos 0, इसी फॉर्मूले को यूज करके। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। फिर से mgh। तो जब ये वापस आएगी, जब हम इसे बॉल को ऊपर ले गए तो हमें इतना वर्क डन करना पड़ा। जब हम वापस आए तो इंटरनल फोर्स ने हमें इतना ही वर्क डन दे दिया। इट मीन्स इस बॉडी में mgh फोर्स, इस बॉडी में mgh वर्क डन स्टोर हो गया था, या फिर लिंक हो गया था, या फिर एसोसिएट था इस बॉडी के साथ। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। जितना भी वर्क डन हम करते हैं, एक्सटर्नल वर्क डन करते हैं, किसके अगेंस्ट? इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट। इंटरनल फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी का। जितना भी हम वर्क डन करते हैं वही होती है पोटेंशियल एनर्जी। ये
वर्क डन किसने किया है? इंटरनल फोर्स ने। कब किया है? जब ये बॉल नीचे आ रही थी और जब ये हम ऊपर ले गए h हाइट तक, तो इतना वर्क डन हमने किया, इतना ही इसने वापस दे दिया हमको। तो यही होती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए ऑब्जेक्ट। अच्छा, अर्थ के सरफेस पर जब ये बॉल रखी है, अर्थ के सरफेस पे जब ये बॉल रखी हुई है, उस टाइम पे हम इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको, अच्छा जनरली पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को? यू से। तो अर्थ के सरफेस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हम उसे जीरो लेके चलते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल मान लेते हैं, यहां रेफरेंस पॉइंट है कि यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी। ओके, जब यहां जीरो रहेगी, इसी से हम पता लगा सकते हैं कि जितना भी वर्क करेंगे वही पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर यहां कुछ वैल्यू होती, मान लीजिए कि 10 जूल यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होती इसकी, और यहां से यहां तक हमने जितना भी वर्क किया, वो वर्क तो पोटेंशियल एनर्जी का फिर डिफरेंस हो जाता, ना कि पोटेंशियल एनर्जी होती यहां से लेके यहां तक की, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी पता करना है, तो जहां से हम पता करना स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं। इससे क्या होता है कि जितना भी वर्क डन होता है वो पूरा का पूरा ही पोटेंशियल एनर्जी होता है उस ऑब्जेक्ट का उस पॉइंट पे। अगर यहां 10 जूल एनर्जी है और यहां आके 50 जूल हो जाती है एनर्जी, है ना, इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी कितनी है? 50 जूल, है ना। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमने 50 जूल का वर्क किया, हमने कितना वर्क किया? 40 जूल के इक्वल, है ना, 40 जूल के इक्वल। अगर हम यहां जीरो ही मान लेंगे तो जितना भी वर्क डन करेंगे हम, जितनी भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इस टाइम पे, हमने बताई इसकी एनर्जी है 40 जूल, तो हम क्या समझेंगे कि हमने 40 जूल का वर्क किया है। तो सिंपल हम कन्वेंशनल मान के चलते हैं कि अर्थ के सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो रहती है। बट अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती है, हम क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। इसकी एक वैल्यू होती है, कितनी होती है? -GMEM अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, और ये ऑब्जेक्ट का मास, और ये होती है किसी भी बॉल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये नेगेटिव होती है, ठीक है। लेकिन हम रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं अर्थ के सरफेस पे कि पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के सरफेस पर जीरो रहती है। ओके, तो जीरो मान के ही काम करते हैं, तो अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो रहती है, जिससे कि हमें जितना भी वर्क करते हैं वो हमें पता लग जाता है कि इस पॉइंट पे वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, तो यहां हमने जो पोटेंशियल एनर्जी को निकाला, किससे निकाला? एक्सटर्नल वर्क डन से। जितना भी हमने एक्सटर्नल वर्क डन किया, इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, जब हम ऊपर जा रहे थे, इसे लिफ्ट करके ऊपर लेके जा रहे थे, एक एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे थे यहाँ पे, उसी टाइम पर एक अगेंस्ट हमें मिल रहा था ग्रेविटी का फोर्स मिल रहा था। सिंपल है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा था। जैसे जैसे वर्क डन कर रहा था एक्सटर्नल फोर्स, उसी टाइम पर वैसे वैसे इंटरनल सोर्स भी एक वर्क डन कर रहा था, है ना। एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा था, साथ में इंटरनल वर्क डन भी हो रहा था। इंटरनल वर्क डन कौन कर रहा था? ग्रेविटी का फोर्स, है ना, ग्रेविटी का फोर्स जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। जब हम अगेंस्ट ऊपर जा रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर की डायरेक्शन में था, डिस्प्लेसमेंट किधर था? अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। और जो इंटरनल वर्क डन हो रहा है हमारा, वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे कितना होगा और कैसे होगा, ये सिचुएशन है। ओके, तो इंटरनल वर्क डन जब हम ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे तो इंटरनल वर्क डन जो होगा, जो ग्रेविटी का फोर्स है, वो कितना वर्क करेगा, ये हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो ग्रेविटी का फोर्स कैसे वर्क करेगा? यहाँ पे F क्या है? ग्रेविटी का फोर्स लगाएंगे हम Fg, ओके, डॉट डिस्प्लेसमेंट हाइट है। ग्रेविटी का फोर्स किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जब ऊपर जा रहे हैं हम। जब हम ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड है, Fg डाउनवर्ड है, और डिस्प्लेसमेंट जो हाइट है वो अपवर्ड है। तो थीटा कितना हो गया यहाँ पे? 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ हम कैसे पुट करेंगे? FGH cos 180 डिग्री। Fg कितना है? mg, h cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो कितना हो जाएगा वर्क डन? -mgh। तो जब हम ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं तो इंटरनल वर्क डन कितना होता है? -mgh। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी को पता करने के हमने दो फॉर्मूले यहाँ पे बना लिए। एक तो बनाया वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स, वो कुछ डायरेक्ट होता है, जितना वर्क डन करेगा एक्सटर्नल सोर्स वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। और दूसरा, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, वर्क डन
जितना इंटरनल फोर्स ने वर्क डन किया है उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे निकालेंगे, एक तो एक्सटर्नल वर्क डन जितना किया वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, डायरेक्ट लगा देंगे। अगर इंटरनल वर्क डन भी हमें पता चल जाए तो उसका नेगेटिव कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ओके, साथ में और क्या चीज है ये फॉर्मूला डायरेक्ट कब यूज होगा, कहां से ले जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को हम, जीरो पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट से, उसको कहते हैं हम रेफरेंस पॉइंट या फिर इंफिनिटी। ओके, रेफरेंस पॉइंट या फिर इंफिनिटी कहते हैं। इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इंफिनिटी पे किसी भी बॉल की या कोई भी ऑब्जेक्ट है वहां कोई भी ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लग रहा, वहां हम जीरो मान के चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन यहां तो लग रहा है बट हम यहाँ रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, तो इंफिनिटी से एच तक, इन्फिनिटी से एच तक जितना भी वर्क डन किया किसने, एक्सटर्नल सोर्स ने, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट एच या उस पॉइंट पर, या फिर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो ये दो फॉर्मूले हमने यहां पे जनरेट किए। इन दो फॉर्मूला का यूज करके हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं और इन्हीं दो फॉर्मूला से हम पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशंस बनाएंगे। ओके, तो यहां हम इनको नोट कर देते हैं सबसे पहले इन फॉर्मूलाज को दोनों को। ओके, जो फॉर्मूले हैं इनको हम यहां लिख लेते हैं पहले पोटेंशियल एनर्जी के। इसके बाद अब हम देखेंगे कि जो कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स है इसका क्या मीन्स है। कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स की जो बात की हमने उसका क्या मीन्स है। पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पता करना है, सपोज एज पी पॉइंट पे पता करना है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू दैट पॉइंट। ओके, और वर्क नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू दैट पॉइंट। तो इन दो मेथड में कोई भी एक यूज कर लो, या ये यूज कर लो या ये यूज कर लो। देखो हम यूज इसी को करेंगे, जब भी करेंगे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, इंटरनल वाला। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें वर्क डन जो पता होता है वो इंटरनल फोर्स का ही पता कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनल फोर्स को हम जानते हैं। फील्ड फोर्स जो इंटरनल फोर्स है उसे हम जानते हैं। क्यों जानते हैं, जैसे यहाँ पे mg है इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल कितना फोर्स लगा है ये तो हम नहीं जानते, है ना। तो इंटरनल फोर्स को हम जानते हैं, तो तब भी हम यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पता करने के लिए इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे कि भाई इंटरनल फोर्स ने कितना वर्क किया है। ठीक है, अब हम एक बात और करते हैं, यहाँ पे कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स की बात कर रहे थे हम कि कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स होना बहुत जरूरी है, तभी पोटेंशियल एनर्जी मानी जाती है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आएगी इस ऑब्जेक्ट में। तो कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स, यहां कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स कौन सा है, फील्ड फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है mg है। और एक बात और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो ग्रेविटी का जो फील्ड फोर्स है mg, g की जो वैल्यू हम लेते हैं ये कांस्टेंट मान के चलते हैं एट अर्थ सरफेस, कुछ हाइट तक। कितनी हाइट तक, अगर इसकी जो रेडियस है अर्थ की वो बहुत ज़्यादा है h हाइट से, जो h हाइट हम जा रहे हैं अर्थ के सरफेस से थोड़ा ही ऊपर जा रहे हैं, हम h हाइट तक जा रहे हैं, लेकिन h क्या है, वेरी वेरी लेस देन RE, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन बहुत छोटी हाइट है ये जहां तक बॉल को ले जा रहे हैं, तो हम g को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो mg क्या हो जाता है, कांस्टेंट। mg जब कांस्टेंट हो जाता है तो हम वर्क डन को डायरेक्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वहां पर फोर्स कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट होता है तो हम डायरेक्ट रिलेशन यूज कर लेते हैं, इसीलिए mg क्या रहता है, थोड़ी सी हाइट तक गए हम तो कांस्टेंट मान के चलते हैं। ठीक है, ये बात अभी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, चलिए, कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स होना जरूरी है, Fg जो है कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स है। कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स कौन से होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं, वर्क डन इन ए साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्लोज्ड पाथ में जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है फील्ड फोर्स की वजह से।
कैसे जीरो होता है? जब हम इस बॉल को नीचे से ऊपर ले जा रहे थे तो फील्ड फोर्स ने कितना वर्क किया था? mgh। अभी हमने निकाला था फील्ड फोर्स ने कितना वर्क किया? mgh। जब ऊपर से नीचे आएगी बॉल तो फील्ड फोर्स नीचे होगा और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होगा, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, थीटा 0 होगा, तो ये क्या आता है निकल के? mgh। नेट वर्क डन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। तो वर्क डन कितना हुआ? साइक्लिक प्रोसेस मींस किसी बॉल को हमने ऊपर फेंका फिर वो नीचे आ गई, तो एक साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ? 0 हुआ, तो वो होता है कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स। तो कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स होगा तभी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ऐसे ही इस चैप्टर में हमारा कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स कौन सा होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलाम्स लॉ ने बताया था, हम उसका यूज करेंगे। यहां पर फील्ड में वो हमें दिखेगा नहीं लेकिन वो काम करेगा। एक चार्ज रखा होगा, उसका अपना एक फील्ड फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी चार्ज का, चार्ज का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका अपना एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां पर कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। सिंपल, इस जो टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, सही बात है, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम जो बात कर रहे थे कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स की हमने बात कर ली। एक बात और कर रहे थे हम कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रखनी चाहिए। देखो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी या फिर एक्सीलरेशन 0 रहेगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। क्यों रहेगी 0? कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज कैसे निकालते हैं हम? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी तो दोनों ही एनर्जी बराबर होंगी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है तो आपने क्लास 11th में एक वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी, नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो यहां हम 0 लगाएंगे तो नेट वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। कैसे होगा 0? कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे तो हमें सामने से इंटरनल फोर्स भी मिल रहा था, उसके अगेंस्ट हम जा रहे थे, तो दो वर्क हो रहे थे। एक एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा था, उसी टाइम पर जो डाउनवर्ड है यहां पर Fg जो है इंटरनल फोर्स, वो भी वर्क कर रहा था। तो यहां हम लिखेंगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल, एक तो एक्सटर्नल वर्क डन है और साथ में कौन सा वर्क डन है? इंटरनल वर्क डन है ना, इज इक्वल्स टू 0। जब ये दोनों का सम 0 है तो एक्सटर्नल वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस नेगेटिव इंटरनल वर्क डन, नेगेटिव ऑफ इंटरनल वर्क डन। इसीलिए हमने इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज किया कि या तो हमें इससे निकाल लें या फिर इससे निकाल लें कि एक्सटर्नल वर्क डन किसके इक्वल है? नेगेटिव ऑफ इंटरनल वर्क डन। जहां से जहां तक ले जा रहा है, इन्फिनिटी टू h तक ले गए तो इन्फिनिटी टू h तक, दोनों ही बराबर होंगे, है ना। तो ये सिचुएशन हमें रखनी है। क्यों रखनी है ये सिचुएशन? तभी हम दोनों को बराबर ले पाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स को बराबर लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स को तो हम नहीं जानते, नहीं जान पाएंगे तो वर्क नहीं निकाल पाएंगे। वर्क कब निकाल पाएंगे? जब एक्सटर्नल फोर्स को जानेंगे। एक्सटर्नल फोर्स को कैसे जानेंगे? इंटरनल फोर्स से जो अगेंस्ट में लग रहा है। और इंटरनल फोर्स को अगेंस्ट में कब जान पाएंगे? जब ये दोनों ही वर्क बराबर होंगे, मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, लेकिन अपोजिट है ना। नेगेटिव वर्क डन है, ये पॉजिटिव वर्क डन है। तो क्या जरूरी होना चाहिए? ओवरऑल डेल्टा के 0 होना चाहिए, या फिर कहें हम वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए और एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए। तो जब भी हम इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करके ले जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ या फिर 0 एक्सीलरेशन के साथ। क्लियर है बात? तो ये बात हमने यहां से एक और नोट कर ली। अब हम डेफिनेशन बनाएंगे पोटेंशियल एनर्जी की। क्या बात नोट की हमने यहां पे? अभी जस्ट एक्सीलरेशन 0 रहना चाहिए, एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं चीजों का यूज करके अब हम पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बनाने वाले हैं। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स का। आपने क्लास 11th में स्प्रिंग और ब्लॉक का एक सिस्टम वाला रिलेशन पढ़ा था। एक स्प्रिंग होती है और इस स्प्रिंग में एक ब्लॉक यहां पे लगा है ना। ये यहां पे फिक्स एंड है, ओके। जब हम इसको फोर्स करते हैं किसी एक्सटर्नल फोर्स से, जब हम इसे दबाते हैं तो ये
इस सिचुएशन में कुछ इस तरीके से मान लिए हम यहाँ आ गए इसे दबाते हुए। जब हम इसे प्रेस करते हैं तो अगेंस्ट एक फोर्स मिलता है, स्प्रिंग का फोर्स मिलता है, नहीं मिलता, kx आपने पढ़ा होगा, माइनस kx। माइनस को हटा देते हैं, मैग्नीट्यूड होता है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो माइनस kx लिख लेते हैं। k क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि इसकी स्टिफनेस को बताता है। k जितना बड़ा होता है उतनी ही स्प्रिंग क्या होती है? स्टिफ होती है ना, और k जितना छोटा होता है उतनी ही स्प्रिंग सॉफ्ट होती है। ये आपने पढ़ा था क्लास 11th में, सही बात है, ठीक है। यहां एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, अगेंस्ट में कौन मिल रहा है? स्प्रिंग का फोर्स। ये कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स। ये होना जरूरी है तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो यहां पे भी आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी क्लास 11th में। इसकी वैल्यू कितनी होती थी? हाफ kx²। ओके, देखिए इस कंडीशन में जब ये रखे हैं नेचुरल पोजीशन में रखे हैं, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या मान के चलते हैं हम? जीरो। ये रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं हम। पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन में क्या है? जीरो है। क्यों है जीरो? यहां हमने एक और ब्लॉक रख दिया, वो वहीं की वहीं रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो बराबर वाला जो ब्लॉक है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मान ली हमने इसको एक फोर्स लगा के यहां पहुंचा दिया, यहां पहुंचा के फिर एक ब्लॉक रखा और इसे छोड़ दिया, तो ये जो बराबर में ब्लॉक रखा है हमने, वो कैसे जाएगा? बहुत तेजी से इस डायरेक्शन में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जितना भी हमने वर्क किया वो हमें वापस मिल गया। जो हमने वर्क किया इस सिस्टम में वो ऐड हो गया एज ए पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखेंगे आप कि जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो जितने भी सिस्टम में पार्टिकल होंगे वही पोटेंशियल एनर्जी सभी की होगी। देखिए ब्लॉक, इस सिस्टम में कौन है? ब्लॉक है, स्प्रिंग है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। किसका? ब्लॉक प्लस स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है U = हाफ kx², जितना भी हमने वर्क किया इसको यहां से यहां तक लाने में, वो स्टोर हो गया इस सिस्टम में। ये भी यहां से फिक्स है अभी, है ना। अगर कैसे सबकी कैसे मानी जाएगी? देखिए, अगर मान लीजिए इसको हमने यहां से फोर्स लगा के यहां ले आए हम इसे, और फिर हमने इसे फिक्स कर दिया, इसे रिलीज कर दिया, ये रिलीज होके फिर से क्या होगा? ये जो स्प्रिंग है ये अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगी, इस डायरेक्शन में ये बढ़ जाएगी, है ना। तो इसका मीन्स क्या हुआ? जितना हमने यहां वर्क किया था वो स्प्रिंग में भी वापस हमें मिल रहा है। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की भी साथ में है, ना कि ओनली इस ब्लॉक की। बराबर में ब्लॉक रखा था ये तो पता करने के लिए कि वर्क मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसकी बोली जाती है? सिस्टम की बोली जाती है। इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी, और स्प्रिंग और ब्लॉक की भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और सबकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx² ही रहेगी। ओके, ऐसे ही ये जो mgh है ये सिस्टम में मानी जाएगी। यहाँ पे इस बॉल की भी पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे हम उसे, लेकिन इसका अर्थ का मास बहुत बड़ा है तो हम इसको फील नहीं कर पाते। अर्थ अपनी जगह पे है, इसको हम फिक्स भी कर लें तो अर्थ वापस नीचे नहीं जाएगी, बहुत बड़ा मास है अर्थ का। तो यहां पर भी अर्थ की भी पोटेंशियल एनर्जी हम कहेंगे उसी पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। तो वो दोनों की ही पोटेंशियल एनर्जी मानी जाती है। जैसे U = -gmem/re बताया था मैंने, वो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी थी, इस बॉल की भी पोटेंशियल एनर्जी थी और इस अर्थ की भी पोटेंशियल एनर्जी थी। ऐसे ही इस स्प्रिंग की भी है, इस ब्लॉक की भी है। अभी हम चार्जेस वाले बात करेंगे, चार्ज में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, वहां पर सभी चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी मानी जाएगी जितने भी होंगे सिस्टम में। ओके, तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में यहां पर आ गई होगी कि फील्ड फोर्स का एक और एग्जांपल हमने यहां पर देखा, ठीक है। अब बनाते हैं हम डेफिनेशन को, लिखते हैं कि किस तरीके से डेफिनेशन को हम लिखेंगे। पोटेंशियल, अभी हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, लेक्चर थोड़ा लंबा जा रहा है, आप सोच रहे होंगे कहां पहुंच गए। देखिए पोटेंशियल एनर्जी को क्लियर कर रहे हैं पहले हम, फिर हम एक झटके में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को समझ जाएंगे। ओके, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बनाते हैं। अब बड़े ही आराम से काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट। देखिए जितनी काम हमने किए हैं वही चीजें इस डेफिनेशन में मैं लिखूंगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट is the work done by,
सबसे पहले हम एक्सटर्नल सोर्स वाली डेफिनेशन लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स in bringing the object, in bringing the object from infinity to that point, infinity टू दैट पॉइंट। इंफिनिटी को हम रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं रेफरेंस पॉइंट टू दैट पॉइंट। ओके, इन कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स भी था, कंजर्वेटिव फील्ड है ना। जब हम ग्रेविटी की बात करेंगे तो यहां हम लिख देंगे इन ग्रेविटेशनल फील्ड। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो यहां हम लिख देंगे इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, विदाउट एक्सीलरेशन, विदाउट एक्सीलरेशन। ओके, विदाउट एक्सीलरेशन की भी हमने यहां बात कर ली थी कि एक्सीलरेशन क्या रहना चाहिए, उसका 0 रहना चाहिए एक्सीलरेशन। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी पॉइंट पर क्या होती है, वर्क डन होता है। एक्सटर्नल सोर्स ने जितना वर्क किया है इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक, इन्फिनिटी से लेके उस पॉइंट तक, किसमें, इन कंजर्वेटिव फील्ड में, विदाउट एक्सीलरेशन। विदाउट एक्सीलरेशन ही हम उसको ले गए थे। एक डेफिनेशन तो ये हो जाएगी। एक और डेफिनेशन हम बनाएंगे इंटरनल फोर्स के लिए, जो इंटरनल फोर्स ने वर्क किया है उसके लिए डेफिनेशन बनाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट इज द, इसमें और ऐड कर देते हैं हम, नेगेटिव इज द नेगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल सोर्स इन ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन कंजर्वेटिव फील्ड विदाउट एक्सीलरेशन, विद 0 एक्सीलरेशन, या फिर लिख दो विद कांस्टेंट वेलोसिटी। उस ऑब्जेक्ट को हम कैसे ले जाएंगे, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो दो डेफिनेशन हमने कितनी देखी, 2 डेफिनेशन। इसी में हमने चेंज कर दिया, पहले एक डेफिनेशन देखी फिर दूसरी डेफिनेशन देखी, तो दोनों ही डेफिनेशन इसी में, ओके, दोनों ही डेफिनेशन यहां पर है। तो ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी की बात। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको कि पोटेंशियल एनर्जी का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है क्लियरली आपको समझ में यहां पे आ गया होगा, सारी चीजें क्लियर हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, कोई बात आपको रहे यहां पे, कोई समझ में ना आए चीज, तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक होके पूछ सकते हैं कि कहां पे आपको कौन सी प्रॉब्लम यहां आए। ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको आए तो आप कमेंट बॉक्स में सिंपली टाइप करेंगे क्वेश्चन और आपको वहां पे उसका आंसर मिलेगा, सिंपल। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। देखिए, यही डेफिनेशन वहां पे काम करेगी। अभी हम इसे हटा देते हैं, अब हम समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला यही रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी। ओके, लेकिन यहां पे चार्ज होंगे सिस्टम में। ओके, क्या होंगे यहां पे, चार्जेस इन दिस सिस्टम। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की हम बात करेंगे। देखिए, हमने एक कोई चार्ज ले लिया, Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज है, इसका अपना एक फील्ड होगा, फील्ड लाइंस होंगी इन ऑल डायरेक्शन। ओके, इन ऑल डायरेक्शन इसका फील्ड होगा, फील्ड फोर्स होगा इसका अपना। अब हमने क्या किया, एक और चार्ज लिया हमने एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमने एक और चार्ज लिया Q2। कहां पे लिया ये, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। इनफाइनाइट डिस्टेंस मींस इनके बीच की जो डिस्टेंस है इतनी ज्यादा है कि ये दोनों, कोई भी फोर्स जो लग रहा है इनके बीच में, कैसा फोर्स लगेगा, देखो ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, कैसा फोर्स लगना चाहिए इन दोनों के बीच में,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और दोनों एक दूसरे को रिपेल्ड करेंगे रिपेल्ड। लेकिन कब रिपेल्ड करेंगे? जब ये अपने फील्ड में होंगे। जब इस चार्ज का जो फील्ड है उसमें ये जो पार्टिकल Q2 है चार्ज जब आ जाएगा तभी फोर्स लगेगा। लेकिन इस चार्ज का जो फील्ड है उससे ये बाहर है कौन? Q2। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? Q2 की 0 है। इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है, क्योंकि सिस्टम की भी 0 होती है पोटेंशियल एनर्जी, पूरे सिस्टम की ही 0 होती है पोटेंशियल एनर्जी। Q1 यहां रखा है, Q2 यहां रखा है, दोनों को कह सकते हैं दोनों ही इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, दोनों कोई भी फोर्स फील नहीं कर रहे, है ना। जैसा अर्थ के केस में था कि हमने U को 0 मान लिया था अर्थ के सरफेस पे, लेकिन वहां तो पोटेंशियल एनर्जी थी, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी थी वहां पे, और अट्रैक्शन फोर्स वहां पे काम कर रहा था। ओके, ऐसे ही अर्थ के केस में जब हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे किसी ऑब्जेक्ट को पहुंचा देते हैं तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में 0 होती है। वही सिचुएशन है यहां पे। ओके, चलिए अब ये दोनों एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे यहां रखे हुए हैं, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी को यहां पे पहले तो डेफिनेशन बना लेंगे। क्या बनाएंगे डेफिनेशन? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज इज द, इसी को बनाते हैं नेगेटिव, दोनों डेफिनेशन बनेंगी, एक्सटर्नल सोर्स जितना वर्क करेगा और इंटरनल सोर्स जितना वर्क करेगा, इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल सोर्स इन ब्रिंगिंग, अभी जस्ट बनाई थी हमने डेफिनेशन, इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे हम लाना चाहेंगे इस चार्ज को इंफिनिटी से वहां तक, मान लें हम इस चार्ज को यहां लाना चाहते हैं P पॉइंट पर, यहां से R डिस्टेंस पे, है ना, P पॉइंट पे लाना चाहते हैं, तो यहां पे ही हमें पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बना रहे हैं। इंटरनल सोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहां कौन सा फोर्स लग रहा है? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स विदाउट एनी एक्सीलरेशन। यहां पर भी हम चार्ज को विदाउट एक्सीलरेशन लेके आएंगे, किसी भी एक्सीलरेशन के साथ, उसका एक्सीलरेशन क्या रहेगा? 0, विदाउट एनी एक्सीलरेशन। तो ये रहेगी डेफिनेशन, नेगेटिव वाली हमने डेफिनेशन यूज की है, जो इंटरनल वर्क डन यूज करेगा, इंटरनल वर्क जितना भी वर्क करेगा, और हम कहां तक आ रहे हैं? P पॉइंट तक। ओके, तो यहां से हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की। तो ये हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल सोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर हम इस चार्ज को इस Q1 चार्ज के फील्ड में लाना चाहते हैं, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस चार्ज पे एक फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इन दोनों चार्जेस के बीच में। क्यों लग रहा है? इस डायरेक्शन में इंटरनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है इंटरनल? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, जब हम इसे पकड़ के इधर लाना चाहेंगे तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा, जबरदस्ती हमें इसे लाना पड़ेगा। मींस इन दोनों के रिपेल्सन के अगेंस्ट हम इसको पकड़ के लाएंगे यहाँ पे Q2 को, और यहाँ पे लाके हम इसे रख देंगे। ओके, जब हम यहाँ पे लाके इसे रख देंगे P पर Q2 को, तो इन दोनों के बीच में रिपेल्सन फोर्स काम करेगा, और जैसे ही हम यहाँ से इसे रिलीज करेंगे फिर से ये भाग जाएगा इन्फिनिटी पे, है ना। हमने वर्क किया इसको यहाँ से P तक लाने में, वही वर्क इसमें स्टोर हो जाएगा Q2 में, अगर Q1 कैसा है? फिक्स है। Q1 कैसा हो तब? फिक्स रहे। इसे हटा देते हैं यहाँ से। अब अगर Q1 फिक्स रहेगा, Q2 को पकड़ के लाएंगे, P पर रखेंगे, तो Q2 फिर से वापस चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है। तो Q2 को इन्फिनिटी से P तक लाने में कितना वर्क किया इंटरनल फोर्स ने, वही हमें कैलकुलेट करना है, और वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इस Q2 की, इस Q1 की और इस पूरे सिस्टम की।
तो अब हमें यही काम करना है कि Q2 को इन्फिनिटी से P तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। किसको? इंटरनल फोर्स को, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसे कितना वर्क करना पड़ेगा। जितना हमें करना पड़ेगा उतना ही इंटरनल फोर्स करेगा, लेकिन नेगेटिव वर्क डन होगा। बस पॉजिटिव और नेगेटिव बात होगी, लेकिन वर्क डन सेम होगा, क्योंकि हम उसको विदाउट एनी एक्सीलरेशन लेके आएंगे। तो हम इस डेफिनेशन को यहां से हटा देते हैं, ये आपके समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। अब हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी फॉर लाइक चार्जेस। दोनों ही चार्ज कैसे हैं? ये लाइक चार्ज Q1 और Q2 कैसे हैं? सेम चार्जेस हैं। तो लाइक चार्ज के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने वाले हैं। एक बात आप यहां ध्यान दें कि जब हम इस Q2 को लेके आएंगे, तो जैसे जैसे हम लेके आएंगे तो जो फील्ड फोर्स है, ये कैसा फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है ना? क्यों? क्योंकि फील्ड फोर्स कौन सा लग रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितना लगेगा? कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। जितनी भी डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, तो R लिख दिया मैंने, ठीक है। जैसे जैसे Q को हम इधर लाएंगे, Q2 को इधर लाएंगे, डिस्टेंस कम होती जाएगी। डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम पास आएंगे Q1 के, Q2 को जब हम Q1 के पास लाएंगे तो हमें जो रिपल्सन फोर्स है, इंटरनल फोर्स की वजह से जो रिपल्सन फोर्स है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो और हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वर्क और ज़्यादा करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में आएंगे तो बढ़ती जाएगी। यहाँ पे 0 जूल होगी सबसे पहले, 1 जूल, 2 जूल, है ना, 10 जूल। इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम Q1 के पास आएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमें वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा जैसे जैसे हम इसके पास आते जाएंगे। तो ये सिंपल सी बात है, आपके समझ में आ गई होगी। अब हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन को, ठीक है। वर्क डन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, F डॉट डी। स्केलर प्रोडक्ट होता है दो चीज़ों का, ये होता है एग्जैक्ट फॉर्मूला वर्क को कैलकुलेट करने का। तो हम इंटरनल वर्क को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, इन्फिनिटी से लेके P तक जो फोर्स लग रहा है, ये कैसा फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है। कैसा फोर्स है ये? वेरिएबल फोर्स है, इन्फिनिटी से लेके P तक। लेकिन फोर्स कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी इस फॉर्मूले में हम लगा सकते हैं। तो हमें फोर्स को पहले कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो फोर्स कांस्टेंट कैसे रह पाएगा? फोर्स थोड़े से पार्ट के लिए तो हम कांस्टेंट मान सकते हैं कि यहाँ से जब हम आ रहे थे तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो फोर्स वही रहा, ज़्यादा नहीं बदला। डिस्टेंस थोड़ी सी हम आगे आए तो डिस्टेंस ज़्यादा नहीं कवर की हमने, तो फोर्स उतना ही रहा। तो हमने यहाँ पे कहीं पे भी रास्ते में एक पॉइंट मान लिया A और एक पॉइंट मान लिया हमने B। जब हम इसे ला रहे हैं, ओके, इस पॉइंट तक, A और B दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है dx। क्या है? dx। बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए हम वर्क पता कर लेंगे कि हम A से B तक लाने में Q2 को कितना वर्क करना पड़ा। सपोज वर्क डन बाय, वर्क डन निकाल लेते हैं इंटरनल, स्मॉल वर्क डन निकाल लेते हैं बाय इंटरनल सोर्स फ्रॉम A टू B। A से B तक लाने में Q2 को स्मॉल वर्क डन कितना करना पड़ा, इंटरनल फोर्स ने कितना वर्क किया, उसे हम निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? क्योंकि उसके लिए फोर्स कांस्टेंट रहेगा, है ना। चलिए ये चीज़ हम निकालते हैं यहाँ पे। सबसे पहले A की डिस्टेंस मान ली हमने, यहाँ से हम X डिस्टेंस पर हैं। कितनी डिस्टेंस पर हैं? X डिस्टेंस पे। और फिर हम वापस आ रहे हैं इस डायरेक्शन में A से B। यहाँ B है, यहाँ A है, A है, यहाँ B है। तो हम डिस्टेंस को कम करते हैं। X इंक्रीजिंग है इस डायरेक्शन में, X इंक्रीजिंग है इस डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ हम उल्टा आ रहे हैं dx। तो dx को जब भी लेंगे हम यहाँ पे कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे। कैसा लेंगे? नेगेटिव, वेक्टर के साथ नेगेटिव लेंगे। क्यों लेंगे? अगर हम डिस्टेंसेस को लेफ्ट टू राइट ले रहे हैं और इंक्रीजिंग है डिस्टेंस इस डायरेक्शन में, या फिर कहें हम यहाँ पे ओरिजिन है O कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ये x एक्सिस है पॉजिटिव एक्सिस। अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव होंगी, अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे नेगेटिव x एक्सिस के अलॉन्ग तो डिस्टेंस नेगेटिव होंगी। क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं हम प्रॉपर, तो dx कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव dx लिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी यहाँ पे, ओके। चलिए
ए और बी, ए की डिस्टेंस जो है ज़्यादा है, बी की डिस्टेंस कम है, तो क्योंकि हम कम की तरफ जा रहे हैं तो इसीलिए dx को भी माइनस ले रहे हैं। ये भी हम यहाँ पे रीजनिंग दे सकते हैं इसकी कि हमने dx को नेगेटिव क्यों लिया है। चलिए, हमें वर्क डन चाहिए ए से लेके बी तक, कितना हमने वर्क किया। ठीक है, फोर्स की बात कर लेते हैं। फोर्स कितना लगेगा ए पर, अगर x डिस्टेंस है यहाँ तक ए की, तो फोर्स कितना होगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, सिंपल के Q1 जब ए पे होगा तो Q1 Q2 अपॉन यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x स्क्वायर, यही फोर्स होगा। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना है, माइनस dx। ओके, ये हमने यूज कर लिया। फोर्स कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म। यही यूनिफॉर्म फोर्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये जो यूनिफॉर्म फोर्स है फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन में इंटू डॉट, सॉरी इंटू नहीं डॉट, जो डॉट प्रोडक्ट है माइनस dx दिस, ये होता है सिंपल फॉर्मूला वर्क डन पता करने का। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, इसको बाद में पुट करेंगे, पहले वेक्टर साइन को हटा लेते हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड में ले लेते हैं, क्योंकि ये तो हमने मैग्नीट्यूड ही लिया है, ये मैग्नीट्यूड है, इसको हम यहाँ डायरेक्ट नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी ये वेक्टर फॉर्म में है, इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आप एक बात बताइए, इंटरनल फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसी डायरेक्शन में तो लग रहा है ना, रिपल्सन फोर्स है, और जो dx है वेक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये है। फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, पार्टिकल को हम इधर ला रहे हैं, इंटरनल फोर्स सामने से आ रहा है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, dx और fe के बीच में, क्योंकि यहां जरूरत पड़ेगी हमें, fe और माइनस dx के बीच में कितना एंगल है, कितना है, थीटा 180 डिग्री। क्लियर है बात। चलिए यहां हम पुट कर देंगे, इस माइनस को बाहर कर देते हैं, पहले परेशान करेगा नहीं तो ये। चलिए माइनस ये बाहर आ गया, अब हम माइनस के साथ लिखेंगे इसे fe dx cos 180 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ cos 180 माइनस 1 होता है, तो ये इसका माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस fe dx, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे fe की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, तो स्मॉल वर्क डन आ जाएगा ए से लेके बी तक, जितना हमने वर्क किया, किसने किया, इंटरनल फोर्स ने। fe कितना है, fe की वो वैल्यू है k Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है बात। तो a से लेके b तक इतना वर्क करना पड़ेगा इंटरनल फोर्स को। अब हमें क्या करना है, हमें तो टोटल वर्क डन चाहिए भाई, Q से लेके और P तक। हमने स्मॉल क्यों निकाला, क्योंकि फोर्स को कांस्टेंट करना था। तो टोटल फोर्स निकालना है हमें इन्फिनिटी से लेके P तक, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क डन। क्या चाहिए हमें, टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। तो हम क्या करेंगे, या फिर इन्फिनिटी टू R, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी है, R डिस्टेंस। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ए टू बी जितना भी वर्क डन हमने पता किया है, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके R तक, और इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, टोटल वर्क डन आ जाएगा इंटीग्रेट होके। रखते हैं वैल्यूज़ को, इन्फिनिटी टू R के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। जितने भी कांस्टेंट हैं, k कांस्टेंट है, Q1 Q2 दोनों ही चार्ज कांस्टेंट है, इनको बाहर कर देंगे, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन नहीं होगा। जो कांस्टेंट्स होते हैं उनका इंटीग्रेशन नहीं करते हम। तो k Q1 Q2 ओके, इन्फिनिटी टू R और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। देखिए आपने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, x टू पावर n का अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रिलेटिव, तो क्या होती है वैल्यू, x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये जानते हैं। तो x टू पावर माइनस 2 लिख सकते हैं इसे हम यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे तो क्या आएगा रिजल्ट हमारा, k Q1 Q2 x टू पावर माइनस 2, तो माइनस 2 है n की जगह, तो x टू पावर माइनस 2 प्लस 1, x टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, और लिमिट को हम पुट करेंगे, कितनी है लिमिट, इन्फिनिटी टू R।
इन्फिनिटी जो लोअर लिमिट है यहाँ लिख दी और अपर लिमिट को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, k q1 q2 x टू पावर -1 हो जाएगा, और ये वाला माइनस है इसको हमने बाहर निकाल लिया, -2 + 1 -1 ये बाहर आ गया, और x टू पावर -2 + 1 क्या हुआ, x टू पावर -1, और लिमिट इन्फिनिटी टू r। ये होगी बात। इसे हम हटा के क्या लिख सकते हैं, 1/x, 1/x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। पहले ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे। ओके, तो -k q1 q2 अपर लिमिट लगाएंगे x की जगह, क्योंकि x के रिलेटिव हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो लिमिट किसकी जगह पुट की जाएंगी, x की जगह। x = r और x = इन्फिनिटी। पहले लगाएंगे हम x की जगह r, तो 1/r, फिर लगाएंगे हम माइनस करके x की जगह इन्फिनिटी, x की जगह इन्फिनिटी। ओके, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू कितनी बचेगी, वो बचेगी वैल्यू -k q1 q2/r। ये जो 1/r है बस ये बचेगा यहाँ पे, तो जो वर्क डन होगा वो ये होगा। ओके, इसको हम यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, कितना है वर्क डन, दिस, -k q1 q2/r, दिस। तो ये निकाल लिया हमने वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही हमें पुट कर देना है यहाँ पर, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी एट पॉइंट बी। हमारा काम खत्म हो जाएगा। आप इसे नोट कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, फिर मैं हटा देता हूँ यहाँ से चीज़ों को, बहुत ज़्यादा कचड़ा भर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हमें पोटेंशियल एनर्जी पता करना है एट पॉइंट P, तो हमने इंटरनल वर्क डन निकाल लिया है, इसको यहाँ रख देंगे सिंपल। ये नेगेटिव में है ऑलरेडी, तो यहाँ एक नेगेटिव पहले से है, इसकी जगह ये पूरा रख दिया, -k q1 q2/r। क्लियर है बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, k q1 q2/r। ये किसके लिए है, लाइक चार्जेस के लिए, लाइक चार्जेस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक चार्जेस के लिए हमने ये निकाल लिया। कैसी पोटेंशियल एनर्जी आई, पॉजिटिव वैल्यू आई पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, अब हम अनलाइक चार्ज के लिए निकालेंगे। अनलाइक चार्ज मीन्स ये Q2 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। Q2 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा Q2, तब वैल्यू क्या आएगी निकल के। देखिए यहाँ मैं सिंपल डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, इन चार्जेस को हमें साइन के साथ रखना है तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अगर ये माइनस है चार्ज, तो ये इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, जो Fe इस डायरेक्शन में लग रहा था रिपल्सन का फोर्स, वो अब किस डायरेक्शन में हो जाएगा, वो अब इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। जो इंटरनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसी डायरेक्शन, क्योंकि दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगता है अनलाइक चार्जेस के लिए। अब Fe इस डायरेक्शन में हो गया और dx जो नेगेटिव था वो भी इसी डायरेक्शन में हो गया, तो थीटा पहले कितना था, 180 डिग्री था, अब थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ओके, बस कोई चेंज नहीं करना, इसी डेरिवेशन में थीटा की जगह आपको 0 डिग्री लगाना है। जहां पे आपने पीछे वीडियो को जाएंगे आप, थीटा की जगह 180 डिग्री लगाया था, वहां थीटा की जगह 0 डिग्री लगाएंगे, तो cos 180 की वजह से जो माइनस चल रहा था, एक माइनस निकल जाएगा, वहां से एक माइनस निकल जाएगा। तो जब ये रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो ये रिजल्ट फाइनली कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा रिजल्ट, ये वाला जो रिजल्ट है। चीजें देखिए, थोड़ी सी समझ लीजिए। ये जो चार्ज है, इसको हमें लाना नहीं पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा हमें, ये खुद आएगा चल के। क्यों आएगा चल के, क्योंकि ये +Q1 जो चार्ज है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि नेगेटिव आएगी अनलाइक चार्जेस के लिए, अनलाइक चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी, UP की वैल्यू क्या आएगी, ये एट पॉइंट P जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी -k Q1 Q2/r। Q1 कैसा है, पॉजिटिव, Q2 कैसा है, नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव लगाएंगे, यहाँ नेगेटिव लगाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल है।
तो ये किसके लिए हो जाएगी वैल्यू? अनलाइक चार्ज के लिए, अनलाइक चार्जेस के लिए। दोनों ही अगर नेगेटिव हों, Q1 भी नेगेटिव हो और Q2 भी नेगेटिव हो, Q1 नेगेटिव हो Q2 नेगेटिव हो, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। यही रहेगा लाइक चार्जेस के लिए। दोनों ही अनलाइक चार्जेस हैं तो ये रहेगा। Q1 नेगेटिव हो Q2 पॉजिटिव हो, Q1 नेगेटिव लगाएंगे Q2 पॉजिटिव लगाएंगे, माइनस पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अनलाइक चार्ज होंगे तो ये वाला रिजल्ट आएगा। सिंपल है। यहाँ जब ये क्योंकि माइनस चार्ज है ये खुद चल के आएगा यहाँ पर, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि नेगेटिव में आ रही है तो यहाँ मैग्नीट्यूड की बात नहीं करेंगे हम, यहाँ सिंपल बात करेंगे। जब पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल एनर्जी, ये बात भी आप सुन लो, पोटेंशियल एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है और ये नेगेटिव क्वांटिटी है। तो जो वर्क है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर पॉजिटिव है ना, तो वो सिंपल सी बात है कि ज़्यादा है वैल्यू, और नेगेटिव है तो वो कम होती जा रही है उसकी वैल्यू, है ना। अगर यहाँ ये नेगेटिव चार्ज है तो ये खुद चल के आएगा, तो इसकी यहाँ मैक्सिमम होगी पोटेंशियल एनर्जी। इन्फिनिटी पे तो हम जीरो मान के चलेंगे, लेकिन जब ये जैसे जैसे हमें वर्क डन करना पड़ेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से चलेगी। जीरो होगी पहले, इन्फिनिटी से जब आएंगे हम तो जीरो होगी, -1 जूल, -2 जूल, इस तरीके से -3 जूल। जैसे जैसे हम इस Q1 के पास आते जाएंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती जाएगी, है ना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है और नेगेटिव वैल्यू जब बढ़ती है तो वो क्या होती है? कम ही होती है ना। जीरो से नेगेटिव में जाएंगे, जितनी बड़ी वैल्यू होगी तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी उतनी ही कम होती जाएगी, है ना। पॉजिटिव वाले केस में जैसे जैसे पास आते चल रहे थे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चल रही थी, लेकिन नेगेटिव वाले केस में क्या होगा? जैसे जैसे हम पास आते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होते जाएगा? कम होती जाएगी। ओके, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी लाइक चार्जेस के लिए और ये अनलाइक चार्जेस के लिए। ठीक है, अभी एक बात और आप यहाँ पे समझ लीजिए कि हमने पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस के लिए फॉर्मूला और यहाँ बनाना था, उसे हम छोड़ गए थे, यहाँ पे नहीं ध्यान रहा, तो अब बता देते हैं हम उसे कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस अगर हमें पता करना है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमें पता करना है तो वो क्या होगा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल सोर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर कोई दो पॉइंट हैं ए और बी मान लिया हमने, इन दोनों के बीच में हमें पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पता करना है ए और बी के बीच में, तो हम कैसे बताएंगे? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ए टू बी, ए से लेके बी तक जितना वर्क डन करना पड़ा। देखो सिंपल है, हमें कहीं पे भी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बतानी है तो वर्क डन इंटरनल सोर्स इन्फिनिटी टू बी, इन्फिनिटी टू बी। अगर हमें ए से बी तक बताना है पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल है, तो ए से लेके बी तक कितना वर्क डन किया इंटरनल सोर्स ने, वो हो जाएगा। तो इंटरनल सोर्स जितना वर्क डन करेगा उन दो पॉइंट के बीच में, वो होता है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंपल। इस फॉर्मूले को आप अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो अभी हम एक्सप्लेन भी कर लेते हैं इस फॉर्मूले को। यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, चलिए मैं, टाइम तो लगेगा, लेक्चर लंबा होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्लियर हो जाएंगी आपकी आज। देखिए कैसे, इस फिगर को थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं। कैसे? सब जगह काम करेगा ये फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी काम करेगा, जहां भी पोटेंशियल एनर्जी की बात आएगी सब जगह ये फॉर्मूला काम करेगा। अगर ये Q1 है और ये Q2 इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, प्लस Q2, और ये प्लस Q1 है, ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इसको हम पकड़ के ला रहे थे, रास्ते में कहीं एक पॉइंट था A और एक कहीं पॉइंट था B, dx स्मॉल डिस्प्लेसमेंट नहीं है अब ये, और यहाँ तक हम इसे ला रहे थे, एट डिस्टेंस r तक हम इसे ला रहे थे, लेकिन A की जो डिस्टेंस थी वो यहाँ से लेके यहाँ तक r1 थी मान लेते हैं, और B की जो डिस्टेंस है वो r2 है। ओके, अब हमें पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बताना है A और B के बीच में, तो A और B के बीच में जितना भी हमें वर्क डन करना होगा वही होगा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। ठीक है, जितना वर्क डन होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वो कितना होगा, पहले तो हम वो काउंट करेंगे, लेकिन पहले हम इस फॉर्मूले को बता देते हैं ज़रा आपको। डेल्टा U इक्वल्स टू, ये कैसे आया, माइनस नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल सोर्स फ्रॉम A टू B, A टू B, ये हमें प्रूफ करना है, पहले तो ये प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, डेल्टा U वर्क डन, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस UB माइनस UA, इधर से
इधर से हम आ रहे थे, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल, UB माइनस UA। सही बात। पोटेंशियल एनर्जी एट B कितनी होगी? ये होगी दिस, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल सोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू B, इन्फिनिटी टू B माइनस A पर कितनी होगी? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल सोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू A। ठीक है, यही फॉर्मूला यूज होगा। इसे हटा देते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और जो इन्फिनिटी से लेके B तक हम आए हैं, इन्फिनिटी से लेके B तक आए हैं, हम इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं। ये वर्क डन प्लस A से लेके B तक जाने वाला वर्क डन लिख सकते हैं, माइनस है ही पहले से। वर्क डन बाय इंटरनल सोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू A प्लस वर्क डन बाय इंटरनल सोर्स फ्रॉम A टू B। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, प्लस ऑलरेडी है। ये इंटरनल वर्क डन इन्फिनिटी टू A। ये वाला जो पार्ट है दिस, इन्फिनिटी से लेके B तक का जो वर्क डन है, इन्फिनिटी से लेके B तक का जो वर्क डन है, उसको दो पार्ट में लिख दिया। इन्फिनिटी से लेके A तक का वर्क डन प्लस A से लेके B तक का वर्क डन। इसकी जगह हमने ये लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस दो पार्ट में डिवाइड करके हमने इसे लिख दिया है यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम अगर बात करें, देखिए यहाँ पे इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये ब्रैकेट हटेगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और जब ये माइनस हो गया तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो डेल्टा U कितना बचा भाई? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल सोर्स फ्रॉम A टू B। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था हमें। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल सोर्स। इसे रट लो फिजिक्स में, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल सोर्स। क्लियर है बात? ये प्रूफ करना था, कर लिया प्रूफ। अब निकालेंगे इनके लिए पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। लेक्चर बहुत लंबा जाएगा आज। अब निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। पढ़ते रहिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल लेते हैं भाई। चलिए, कैसे निकलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस? वर्क डन फ्रॉम A टू B निकाल लीजिए, या तो A से लेके B तक कितना वर्क डन करना पड़ेगा। यही प्रोसेस से कैसे निकालोगे कि बीच में कोई पॉइंट मानोगे, M मान लिया, एक N मान लिया, और dx माइनस dx ये डिस्प्लेसमेंट। फिर पूरा इंटीग्रेशन करोगे, कहाँ से कहाँ तक करोगे इंटीग्रेशन? R1 से लेके R2 तक। क्लियर है बात? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है? A पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई? UA कितना है? अभी हमने निकाला है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? R1। UB कितना है? K। Q1 Q2 अपॉन, वो बात छोड़ गया मैं, अभी इस बात को भी पूरी करूँगा, पहले से देख लीजिए। Q1 Q2 B की डिस्टेंस कितनी है भाई? यहाँ तक R2। UB माइनस UA कर दो और यहाँ पुट कर दो। डेल्टा U कितना होगा? UB माइनस UA। K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस K Q1 Q2 अपॉन R1। ठीक है बात, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और यहाँ से कॉमन ले लो भाई, K Q1 Q2 पूरा ही कॉमन आ जाएगा। K Q1 Q2, K Q1 Q2 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसा है? पॉजिटिव है। क्यों है पॉजिटिव? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है अब, क्योंकि ये दोनों ही लाइक चार्जेस हैं। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हो गया। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरे तरीके भी बात करेंगे। लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे उसे। इसे नोट कर लेंगे आप, इस रिजल्ट को। देखिए कैसे करेंगे, सिंपल है। आपको वर्क डन पता करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता करना है आपको। तो क्या होता है फॉर्मूला? वर्क डन बाय इंटरनल सोर्स फ्रॉम A टू B। अगर आपको ये रिलेशन यूज करना है तो आप कैसे निकालेंगे? सिंपल है, आपको वर्क डन पता करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, क्या लगाएंगे फॉर्मूला आप? टोटल इंटीग्रेशन होगा, डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं मैं यहाँ पे, R1 से लेके R2 तक इंटीग्रेशन
R1 से लेके R2 तक होगा। और किसका होगा? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट माइनस dx के लिए इंटरनल फोर्स डॉट माइनस dx, ये ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पे लगाएंगे। और किसे कैसे करेंगे फिर आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल कितना है? एफ ई इस डायरेक्शन में है और dx इस डायरेक्शन में है, माइनस dx लगेगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की अलोंग डायरेक्शन जो ली जाएंगी, जो डिस्टेंस ली जाएंगी नेगेटिव होंगी, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस ली जाती हैं वो पॉजिटिव ली जाती है। सपोज ये जो पॉइंट है x डिस्टेंस पर है, यहाँ से x डिस्टेंस पर है, ये m पॉइंट, ये m माना और ये n माना हमने, ठीक है, ओके। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा कितना होगा, ये उसकी वैल्यू R1 टू R2, पहले इसको सिंपली लिख लेते हैं हम। देखिए दोनों को वेक्टर साइन हटाएंगे पहले तो माइनस आ जाएगा, माइनस बाहर आ गया। एफ ई डी एक्स के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री, तो एफ ई डी एक्स कॉस 180 डिग्री, इसकी वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गए? प्लस हो गए। बात इतनी यहाँ खत्म हो गई। एफ ई की वैल्यू पुट करेंगे अब एफ ई की वैल्यू कितनी होगी? ये होगी, क्योंकि एक्स डिस्टेंस पे लिया है एम पॉइंट, हमने एक्स डिस्टेंस पर लिया है एम पॉइंट, कहीं बीच में थे ए और बी के बीच में का वर्कडन पता करना था, छोटा सा वर्कडन पता कर रहे हैं और सबको इंटीग्रेट कर देंगे तो ए से लेके बी तक का वर्कडन आ जाएगा। R1 से लेके R2 तक इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं हम, उसका कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। R1 से लेके R2 तक का एफ ई कितना है भाई? के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और dx, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को बाहर कर दो, के Q1 Q2 को बाहर कर दिया, और 1 अपॉन सॉरी ये r की जगह क्या आएगा? x, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? x है, एक्स स्क्वायर आएगा। फिर से वही इंटीग्रेशन करेंगे हम, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, x की पावर -2 होगा तो +1 x 1 अपॉन x आएगा माइनस में, पहले की तरह क्या आएगा? माइनस का 1 अपॉन एक्स, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? R1 से लेके R2 तक। ये पूरा का पूरा मैंने सॉल्व कर दिया। देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये कितना निकाल दिया है? x टू पावर -1 या फिर 1 अपॉन एक्स, और फिर हमने यहाँ पे लिमिट लगा दी है। अब लिमिट को रख दीजिए यहाँ पे k Q1 Q2 और -1 अपॉन R2, माइनस लग गया एक और, फिर से ये एक और माइनस के साथ -1 अपॉन R1 दिस, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी निकल के? के Q1 Q2 -1 अपॉन R2 -1 अपॉन R1, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए, ओके। अभी देखिए हम यहाँ पे जो माइनस हमने निकाल के लिया था, ठीक है, अभी हम जो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं वर्क डन, ये निकाल रहे हैं हम वर्क डन फ्रॉम A टू B बाय इंटरनल सोर्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये बात, ये डायरेक्ट नहीं चल रहे, हमने यहाँ पे माइनस छोड़ दिया है, ये माइनस हमने छोड़ दिया। अगर यहाँ पे फिर माइनस लगा के चलेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इससे बाद में यूज करेंगे। ये जो हमने फॉर्मूला लगाया है ये वाला है, वर्क डन फ्रॉम इंटरनल सोर्स A टू B, तो ये चल रही है वैल्यू यहाँ पे हमारी दिस R2 माइनस R1, ठीक है। तो ये आ गया वर्क डन A से लेके B तक का, और इंटरनल सोर्स ने जितना किया है वर्क डन वो आ गया ये। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, इस वैल्यू को कर देते हैं, चलिए पुट कर देते हैं इस वैल्यू को यहाँ पे हम। तो यहाँ माइनस पहले से ऑलरेडी है एक, अब इस वैल्यू को लगाएंगे के Q1 Q2, इसे भी हटा देते हैं यहाँ से, और ये वैल्यू -1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R1, ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस अंदर चला जाएगा, फिर क्या होगा? ये डेल्टा U आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं अब? डेल्टा U, ओके। ये वर्क डन बाय इंटरनल सोर्स A से लेके B तक कहाँ लगाना है? इसमें यहाँ पे पुट कर देना। ये वाला माइनस ये रहा और ये वाली वैल्यू ये रही, यहाँ पे हमने ये सिर्फ यहाँ पे पुट कर दिया। इस माइनस को अंदर ले जाते हैं बस, के Q1 Q2, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसे प्लस कर देगा और इसे माइनस कर देगा, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। देखो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो गया, लेकिन बात वही आ गई। अभी जस्ट वीडियो को आप बैक करके देखिए, जो शॉर्ट मेथड से भी मैंने पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकाला था वो भी यही आया था, ठीक है। पूरी तरह से आप क्लियर हो गए होंगे यहाँ पे कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हमने सही निकाला है। चलिए, मोस्ट ऑफ द थिंग्स कंप्लीट हो गई हैं, बस एक चीज़ और बची है, थोड़ा सा 5 मिनट का और टाइम लीजिए। यहाँ हम निकालेंगे अगर एक और सिस्टम में एक और चार्ज आ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। थोड़ा सा लेक्चर लंबा और जाएगा, तो इसे भी आप यहाँ पे
नोट कर लीजिए, थोड़ा सा और टाइम लगेगा। अगर सिस्टम में 3 चार्जेस हैं, अभी हमने सिस्टम में 2 ही चार्ज लिए थे, अगर सिस्टम में कितने चार्जेस हैं, 3 चार्जेस हैं सिस्टम में, तब क्या होगी वैल्यू। और 5 मिनट का आप टाइम देंगे यहाँ पे। लेक्चर लेंदी से भी लेंदी हो गया, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का सारा कचरा बाहर कर दिया हमने आज। देखते हैं, एक Q1 चार्ज है भाई, Q1 चार्ज यहां रखा हुआ है, पॉजिटिव प्लस Q है, और एक नेगेटिव प्लस Q2, दूसरा भी प्लस Q है, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं। तो लाइक चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी इन दोनों की, एक 1 है और एक 2 है, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। ये 1 है, ये 2 है, मान लिया डिस्टेंस R12 है इनके बीच की, तो डिस्टेंस R12 का स्क्वायर, ठीक है। एक और चार्ज हमने ले आए कहीं इन्फिनिटी से लाए से यहाँ रखा हमने और असेंबल किया इन दोनों का सिस्टम, तो पोटेंशियल एनर्जी बनी ये 1 और 2 की। जो 1 और 2 चार्ज है, 1 और 2 चार्ज है, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी बनी ये, और ये दोनों की ही पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस Q1 की भी प्लस Q2 की भी। इनफाइनाइट से लेके आए थे हम इस चार्ज को, इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाके हमने सिस्टम को असेंबल किया। अब हम एक और Q3 चार्ज लेके आए इसी सिस्टम में, और यहाँ हमने इसको असेंबल कैसे किया कि ये जो डिस्टेंस है ये R1 और 3 के बीच में R13 है, और ये R2 और 3 के बीच में R23 है डिस्टेंस। ये हमने एक और Q3 चार्ज लेके आए इनफाइनाइट डिस्टेंस से, और यहाँ लाके हमने इसे रख दिया। अब इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई, अब देखिए इस कंडीशन में हम पोटेंशियल एनर्जी जो करेंगे, इन दोनों की वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई, अब हम इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी और इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी इसे और ऐड कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी फॉर 1 and 3 कितनी होगी, K Q1 Q3, सॉरी ये स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे ओनली R12, Q1 Q3 अपॉन R13, ऐसे ही 2 और 3 की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, K Q2 Q3 और R23। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, U इक्वल्स टू, सबको ऐड कर देंगे, U12 प्लस U23 प्लस U13, इन तीनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है, कर दो ऐड करके K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R23 के लिए R23। डिस्टेंसेस जितनी होंगी उतनी आप पुट कर देंगे, यहाँ मैंने कंसीडर कर ली हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। 3 सिस्टम में चार्ज थे, 1, 2 और 3, पहले 1 और 2 की, फिर 1 और 3 की, और फिर 2 और 3 की पोटेंशियल एनर्जी सबकी निकालो अलग अलग, तो ये हो जाएगी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। 3 चार्जेस का कोई सिस्टम है उसके लिए है पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया। लेक्चर बहुत ही लंबा हो गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमने यहाँ पे आज क्लियर कर ली हैं। साथ में हमने पोटेंशियल एनर्जी का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है, ओके। कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स के बारे में भी हमने यहाँ पे पढ़ा था, और देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स होता है, ये भी आप अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स था कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स था, ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स होता है ना, बिल्कुल। कैसे, अभी हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए थे, ये पॉजिटिव है प्लेट और एक ये नेगेटिव प्लेट है ना। डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल कैसे हो गया फील्ड, ग्रेविटी की तरह ही तो हो गया। एक बॉल को हम अर्थ से उठा के ऊपर ले गए, ऐसे ही एक चार्ज है, कैसा चार्ज है, अगर हम पॉजिटिव प्लस Q चार्ज है उसको उठा के ऊपर ले जाएं, बिल्कुल उसी की तरह है। ज़बरदस्ती ले जाना पड़ेगा क्योंकि प्लस Q प्लेट आने नहीं देगी उसको, ज़बरदस्ती ले जाना पड़ेगा ऊपर से एक फोर्स लगेगा नीचे की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। यहाँ ग्रेविटी का फोर्स लग रहा था, बॉल को जब उठा के ऊपर ले जा रहे थे, बॉल को उठा के ऊपर ले गए, वापस फेंक दिया ग्रेविटेशनल फोर्स ने, इस चार्ज को प्लस चार्ज को ऊपर उठा के ले गए, वापस फेंक दिया, सिंपल है।
इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स। स्प्रिंग ब्लॉक का सिस्टम था, वहां पे स्प्रिंग का फोर्स कैसा था? कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी तभी आती है किसी भी ऑब्जेक्ट में जब सिस्टम का जो इंटरनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स होगा, और जब तक कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे रख दो, हॉरिजॉन्टल मेज पे रखा हुआ है, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी वहां पे नहीं आएगी। जितनी थी पोटेंशियल एनर्जी, अगर 10 जूल है इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे 10 जूल ही रहेगी। ठीक है बात। और ग्रेविटी वाले केस में भी एक चीज बताई थी मैंने, जीरो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट मानते हैं लेकिन होती नहीं है एग्जैक्ट, है ना, वो बात भी आप ध्यान रखेंगे। जीरो मान के चलते हैं, लेकिन अर्थ के सरफेस पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के चलते हैं। इससे आसानी हो जाती है कि जितना भी वर्क करते हैं हम किसी बॉल को ऊपर ले जाने में, तो जितना भी हमने वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी ही है, वहां पे हमें डिफरेंस का चक्कर नहीं पड़ता, कोई लोचा नहीं पड़ता। लेकिन हम यहाँ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को भी हमने यहाँ सीख लिया है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकाल लो। अगर वहां पे पोटेंशियल एनर्जी पता है, तुम्हें रेफरेंस पॉइंट नहीं पता, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकाल लो, तो पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट के आपको, है ना। तो ये कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है इसका भी यूज है, इसीलिए हमने इसे आज यहाँ पे पढ़ा है। चलिए एक बार रिवाइज और कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने आज कितना सीखा है, वो हम चीज यहाँ देख लेते हैं एक बार और, कि जो फॉर्मूलाज जो हम पॉजिटिव चार्जेस जो लाइक चार्जेस थे उनके लिए हमने क्या सीखा। एक सेकंड में अभी रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस के लिए। देखिए अभी हमने यहां देखा था Q1 अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक Q2 पॉजिटिव चार्ज है, ओके, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है लाइक चार्जेस के लिए क्या रहती है, वो K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर R है तो, ओके। अगर ये नेगेटिव है, एक कोई भी इनमें से एक नेगेटिव है, अनलाइक चार्जेस के लिए हमने क्या सीखा है, अगर ये -Q2 है और डिस्टेंस R है इनके बीच में, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहेगी इसके लिए, -K Q1 Q2 अपॉन R। तो इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ओके। और जब अनलाइक चार्जेस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, ओके। ये चीज हमने आज सीखी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस भी सीखा था हमने, और ये तो अभी जस्ट देखा ही है हमने कि 3 अगर चार्ज पार्टिकल हैं तो उनका जो सिस्टम है वो पूरा सिस्टम, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या रहने वाली है। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे हम कि पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, इसका क्या मीन रहता है। अगर किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो यहां हम देख रहे हैं इन दोनों जो चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस के बीच में कैसा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स। ये इसको इधर रिपेल्ड कर रहा है और ये इसको इधर रिपेल्ड कर रहा है ना, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। अगर सिस्टम इस कंडीशन में है ना, सिस्टम इस कंडीशन में है तो हम कहेंगे सिस्टम कैसा है, अनबाउंड है। सिस्टम कैसा है, अनबाउंड। अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो सिस्टम कैसा बोला जाएगा, अनबाउंड बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा अनबाउंड, बिकॉज अगर हम इस Q2 चार्ज को यहां से रिलीज कर दें, छोड़ दें, तो ये Q2 चार्ज इसको छोड़ के चला जाएगा इस Q1 को, तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो क्या कहेंगे हम, सिस्टम कैसा है, अनबाउंड है। जब पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है तो सिस्टम कैसा रहता है, अनबाउंड है। अगर हम Q2 को यहां से रिलीज करेंगे तो क्या होगा, हमें वर्क मिलेगा, क्योंकि Q2 इस डायरेक्शन में जाएगा और हमें वर्क देगा। जैसे हम इसको इनफाइनाइट से लेके आए थे, जितना वर्क हमने किया था यहां तक लाने में, उसी वर्क को ये हमें वापस लौटा देगा, तो ये हमें क्या देगा, वर्क देगा। तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का यही मीन्स होता है कि सिस्टम हमें वर्क दे सकता है ना, सिस्टम हमें वर्क देगा जब हम उसे रिलीज करेंगे सिस्टम को। तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी मीन्स सिस्टम will provide work, ओके, सिस्टम विल प्रोवाइड वर्क, सिस्टम हमें वर्क देगा। तो ये होता है अनबाउंड होता है, सिस्टम हमें वर्क दे सकता है। पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का ये मीन रहता है। अच्छा नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, इसका क्या मीन है, हमने Q2 को -Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से लेके तो नहीं आया, ये खुद आया यहां से और यहां आके रुक गया, यहां आके ये रुक गया और एक सिस्टम फॉर्म कर लिया इसने, ठीक है, इससे आगे नहीं गया ये। जैसे अर्थ का केस है, ये अर्थ है, एक बॉल है, बॉल वापस आके यहां अर्थ पे
रुक गई, इनके बीच में डिस्टेंस भी है ना। अर्थ के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अगर एक बॉल है इधर फेंकेंगे तो वापस लौट के अर्थ के सरफेस पर ही आ जाती है ना। अर्थ है, मास me और ये ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, यहाँ पे भी अट्रैक्शन है, ये सिस्टम बना हुआ है। ऐसा ही कोई अगर चार्ज का सिस्टम है जिसमें Q यहाँ है, Q2 यहाँ है, Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है, और एक सिस्टम बना हुआ है, इस कंडीशन में क्या होगा, हम इसे रिलीज कर रहे हैं Q2 को यहाँ से, तो ये लौट के यहाँ नहीं जाएगा, है ना। नेगेटिव मीन्स क्या है, ये अट्रैक्शन है, यहाँ पे कैसा है, इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। नेगेटिव का मीन्स ही ये होता है, अगर कहीं नेगेटिव साइन आ रहा है तो उसका मीन्स क्या होता है, अट्रैक्शन। पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे रिपल्सन है, यहाँ पे क्या था, रिपल्सन था, रिपल्सन, ओके। यहाँ अट्रैक्शन है, और यहाँ सिस्टम देखो कैसा है, बाउंड है। जैसे अर्थ के सरफेस पे बॉल रखी हुई है ना, अर्थ के सरफेस पे बॉल रखी हुई है तो बाउंड है सिस्टम, वो वहीं रखी रहेगी। कहीं पे भी सरफेस पे बॉल रखी हुई है अर्थ के, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, बाउंड रहेगी बॉल, है ना। ये सिस्टम कैसा रहता है, बाउंड रहता है। जब भी अट्रैक्शन होता है तो सिस्टम कैसा रहता है, बाउंड। तो इस कंडीशन में भी सिस्टम कैसा है, बाउंड है। ये दोनों एक साथ रखे हैं, इसे छोड़ भी दें, इधर ले जाके छोड़ दो, फिर यहीं आ जाएगा Q2, क्योंकि अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो अट्रैक्शन जब होता है तो सिस्टम कैसा रहता है, बाउंड रहता है ना। रिपल्सन होता है तो अनबाउंड होता है ना। और इस कंडीशन में क्या सिस्टम हमें वर्क दे सकता है, इसे ले जाएं दूर तो और उल्टा वर्क करना पड़ेगा हमें। इनको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, और कितना वर्क करना पड़ेगा, इतना ही पॉजिटिव अमाउंट में वर्क करना पड़ेगा, जब जाके इनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, ऑलरेडी जो सिस्टम है वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट में कहा जाता है। तो सिस्टम की एनर्जी कैसी है, यहाँ पे मिनिमम है, क्योंकि कोई भी सिस्टम कहाँ रहना चाहता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट में। अर्थ के सरफेस पे बॉल रहना चाहती है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, जीरो मान के चलते हैं, बताया था रेफरेंस पॉइंट होता है, लेकिन होती नेगेटिव अर्थ के सरफेस पे। अट्रैक्शन होता है, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के सरफेस पर। ऐसे ही जब अट्रैक्शन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ये पॉजिटिव के केस में कैसी रहती है, ये मैक्सिमम, है ना, और ये मिनिमम। और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो सिस्टम कैसा रहता है, स्टेबल। बॉल अर्थ के सरफेस पर रखी हुई है तो कैसा सिस्टम होता है, वो स्टेबल। अट्रैक्शन होता है तो स्टेबल, तो ये कैसा सिस्टम है, यहाँ पे स्टेबल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव है तो सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल होगा, ओके। स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाएगा इसको, है ना। स्टेबल, बॉल को ऊपर उठाएंगे, छोड़ देंगे, वहीं आ जाएगी। चार्ज को थोड़ा सा इधर ले जाएंगे, फिर यहीं आ जाएगा। ये अट्रैक्शन लग रहा है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, फिर वापस यहीं आ जाएगा, है ना। तो कैसा रहता है, सिस्टम स्टेबल रहता है। इस कंडीशन में सिस्टम कैसा रहता है, इसे थोड़ा सा भी हम इसे यहां से हटा दें, अगर सिस्टम बना दिया कैसे भी करके, थोड़ा सा ही हमने यहां से छोड़ा, इसे रिलीज किया, ये दूर भाग जाएगा। इस कंडीशन में सिस्टम कैसा रहता है, अनस्टेबल, ओके। नेगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी में सिस्टम अनस्टेबल रहेगा, सिस्टम हमें वर्क देगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, रिपल्सन होगा, और सिस्टम अनबाउंड होगा। और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के केस में अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। सिस्टम कैसा होगा, बाउंड होगा, ये बंधे होंगे, जैसे अर्थ और सरफेस है, अर्थ और सन है ना, मून एंड अर्थ है ना, कैसे हैं ये, बाउंडेड है। कैसी है पोटेंशियल एनर्जी इसकी, नेगेटिव है पोटेंशियल एनर्जी सबकी, मिनिमम है, क्योंकि ये अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में है ना, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है। स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है। और हम क्या बताना चाहेंगे यहाँ पे, वर्क के बारे में अगर हम बात करें तो इन दोनों को हमें यहाँ U जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें इतना ही ऐड करना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू हम इसमें ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, U यहाँ पे जीरो। तो यहां सिस्टम को हमें और वर्क देना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी को जीरो करने के लिए, ठीक है। और यहां पोटेंशियल एनर्जी जब जीरो होगी, यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी तो हमें वर्क मिलेगा, गेन, वी गेन वर्क, या फिर वी गेट वर्क, वर्क गेन होगा, ओके, वर्क गेट। और जब यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी तो इतना वर्क देना पड़ेगा, इनको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हमें हटाने के लिए, सिस्टम को बिगाड़ने के लिए इतना पॉजिटिव अमाउंट में हमें वर्क देना पड़ेगा, तब जाके ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। छुड़ाने के लिए, यहां पहुंचाने के लिए, इनफाइनाइट पे पहुंचाने के लिए इतना वर्क और देना पड़ेगा। लेकिन यहां जीरो करने के लिए वर्क देगा सिस्टम हमें, और यहां जीरो करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी को अगर यहां जीरो करना है,
इनफाइनाइट पे ले जाना है तो इतना ही वर्क और हमें देना पड़ेगा, जब जाके पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। तो जब नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है तब वर्क नहीं देगा, सिंपल सी बात है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, कोई भी वर्क हमें नहीं मिलेगा। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो सिस्टम हमें वर्क देगा, दिस कंडीशन। तो दोनों ही कंडीशन, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी एंड नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी कौन की स्टेट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी की सिचुएशन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरीके से। ओके, तो बहुत हो गया, लंबा लेक्चर हो गया आज। थैंक यू फॉर टुडे।